तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर जेई में क्वेश्चन आते हैं 5 क्वेश्चन स्फेरिकल फील्ड पे, तो उसमें से 4 नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ही क्वेश्चन आईआईटी में बच्चों पूछ जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लेक्चर, बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो बच्चों जब यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तो रो कांस्टेंट होता है, बट नॉन यूनिफॉर्म में रो कांस्टेंट नहीं होता है। तो रो आपका अलग अलग पॉइंट पे वैरी करता रहता है, लेकिन एक सिमेट्री बनाए रखने के लिए रो हमें स्मॉल आर मतलब रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन होता है, लाइक सी बाई आर या सी इंटू आर स्क्वायर, सी ब्रैकेट में 1 प्लस आर, सी ब्रैकेट में 1 माइनस आर, कोई भी फंक्शन हो सकता है बेटा। इसका यह मतलब हुआ कि स्मॉल आर की वैल्यू जब तक नहीं चेंज होगी तब तक रो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू पे कोई पॉइंट ले लूँ, मान लो ये पॉइंट है, तो इन सभी पॉइंट्स पे जो ई की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, सॉरी जो रो की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। जब आप ऐसे चलोगे, यहाँ आओगे, आर बदलेगा तब रो बदलेगा। तो अगर मैं एक शेल एज्यूम करूं तो शेल पे रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी जिसकी सेल की रेडियस स्मॉल आर है, बिकॉज अगर पूरा सेल जो होगा सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस सेल के इक्वल होगी, आर नहीं बदलेगा उस सिचुएशन में, तो रो नहीं बदलेगा। अब बच्चों हम लोगों ने रो के बारे में अगर ध्यान हो, यहाँ पे कुछ मैं बेसिक बातें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज के कैलकुलेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि रो जो हमने डिफाइन किया था वो डिफाइन किया था Q बाई वी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो Q को हम लिख सकते हैं रो इंटू वी, लेकिन ये तब ओनली व्हेन रो इज कांस्टेंट। जब रो कांस्टेंट है तब लिख सकते हैं बच्चों। अगर रो वेरिएबल है, इफ रो इज वेरिएबल, अगर रो वेरिएबल होता है तो बच्चों फिर हम रो इंटू वी नहीं लिख सकते, क्योंकि रो की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। जब बॉडी के अलग अलग पॉइंट पे रो की वैल्यू अलग अलग है तो फिर हमें रो इंटू वी, रो की सिंगल वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चों हम बॉडी का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, उसमें चार्ज निकालते हैं डी क्यू। तो रो वो ऐसा एलिमेंट माना जाता है जिसमें रो की वैल्यू कांस्टेंट एज्यूम करी जा सके। अगर उस एलिमेंट का वॉल्यूम डीवी है तो हम जो चार्ज निकालते हैं वो रो इंटू डीवी होता है। फिर हम क्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन रो डीवी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से चार्ज बच्चों कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मतलब अगर चार्ज कैलकुलेशन करना है और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एक वेरिएबल फंक्शन है, तो जो भी फंक्शन होगा फंक्शन के अकॉर्डिंग एक ऐसा पतला सा छोटा सा एलिमेंट मानेंगे जिसमें रो कांस्टेंट एज्यूम किया जा सके। ये ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए रो कांस्टेंट माना जा सके, और उसमें हम चार्ज, ये तो हम जनरल बात कर रहे हो, तो उसके लिए चार्ज आएगा रो इंटू वी वाला ही फॉर्मूला लग जाएगा, रो इंटू डी वी, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं चार्ज की बेसिक बात कर रहा हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन से हट के बात कर रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज। अब इसका क्या उपयोग है ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। जैसे हमने कहा सबसे पहले कि अगर मुझे मान लिया जाए कि मुझे सबसे पहले मैंने कहा कि अंदर फील्ड कैलकुलेट करनी है, फील्ड इनसाइड आर लेस देन आर पे कैलकुलेट करनी है बेटा। तो अंदर मुझे यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करनी, तो नो डाउट चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री है तो यहाँ पर भी फील्ड लाइंस बच्चों स्फेरिकली रेडियल होंगी। और जब भी फील्ड लाइंस स्फेरिकली रेडियल होती हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो भी स्फेरिकल ही होते हैं हमेशा। ठीक है, चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे शेल हो, सॉलिड स्फीयर हो, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, जब तक फील्ड स्फेरिकली रेडियल रहेगी इसके सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फेरिकल होंगे बेटा। तो अब मैं इस मेन सवाल पे आता हूँ। हमने कहा स्फेरिकल फील्ड है तो कोई गॉस थ्योरम से ही आप अप्लाई सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहीं से आप सीधे शुरू करेंगे। पहले की 4 लाइनें आप बार बार टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आने वाला, जेई में आएगा और उसमें कोई तुम्हें डेरिवेशन नहीं करना। बस आपका टारगेट होगा कि अब आप Q इन कैसे निकालेंगे। मतलब अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा आपका, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज, ये पूरा चार्ज कैलकुलेट करना है। लेकिन इस पूरे में रो कांस्टेंट नहीं है तो रो इंटू इसका वॉल्यूम नहीं लिखा जा सकता। ऐसी परिस्थिति में बच्चों हम क्या करेंगे? ऐसी परिस्थिति में हम ऐसे समझ लीजिए स्मॉल आर रेडियस का और डी आर मोटाई का एक सेल मानेंगे, गोला मानेंगे।
ठीक है, और इस डी आर मोटाई में कितना चार्ज है ये निकालने की कोशिश करेंगे। पहले इसकी जो मोटाई है ये डी आर है, डी आर बहुत छोटा होता है, 10 मानते हैं बच्चों जनरली। तो इस पूरे का, चूंकि ये पहली बात तो पूरे के लिए बच्चों आर कांस्टेंट है, आर नहीं बदल रहा, तो अगर मैं मान लो कि इफ ये रो का फंक्शन सी बाई आर, यही ले लें कि इरोडोव का प्रॉब्लम है, ये मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इरोडोव का प्रॉब्लम IIT में आ चुका है, मान लेते हैं सी इंटू आर, कोई भी फंक्शन बदल जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा, ये फंक्शन मान के चल रहे हैं। तो आर के साथ वेरी कर रहा है, तो इस पूरे स्फीयर में, पूरे शेल में आर नहीं बदल रहा है, यानी रो कांस्टेंट मान सकते हैं, और डी आर इतना कम है कि उसकी वजह से वेरिएशन इग्नोर कर देंगे, यानी इस थिकनेस में जो रो की वैल्यू है उसे यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो इसका मुझे, लेकिन इस पूरा चार्ज चाहिए, पर मैं सिर्फ इसका चार्ज अगर निकालूं, ये जो थिकनेस में चार्ज आपको दिख रहा है डी क्यू, तो ये रो इंटू डी वी आएगा। तो रो इंटू डी वी, और डी वी की वैल्यू होगी बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर। इसका जो पूरे का एरिया होगा, है ना, किसी भी प्लेट का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इंटू थिकनेस होता है, तो पूरे शेल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू मोटाई जो है डी आर, ये वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों। अब हमको अगर क्यू इन चाहिए तो हम इंटीग्रेशन रो डी वी करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन रो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर चाहिए। अब आप देखिए बच्चों, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, यानी आपको जीरो से लेके स्मॉल आर तक के अंदर पूरा चार्ज चाहिए, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से आर तक। पहला केस है बच्चों, देखने में आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन से बता दूं 3 लाइन में सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये कभी बदलेगा नहीं प्रोसीजर। जब भी आप वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे स्फेरिकल सिमेट्री में, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें गॉसियन सर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ना हो, सीधे आप यहीं से शुरू करेंगे। क्यू इन के लिए डायरेक्ट आप ये लगाएंगे, हमेशा आपके मन में होगा कि आपको आर रेडियस का डी आर मोटाई का सेल मानना है जिसका वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा, बस रो का फंक्शन बदलता जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि आप इनर पॉइंट पे यहाँ तक ले रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस है आपकी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मान लो किसी पॉइंट पी पे, तो इसके अंदर का पूरा चार्ज चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का चार्ज मुझे लेना है, तो जीरो से स्मॉल आर की लिमिट हमने लगा दी। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जीरो से स्मॉल आर, रो की वैल्यू सी बाई आर है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 पाई सी कॉमन आ जाएगा, फिर एक आर से आर कट जाएगा, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई 2, तो 4 पाई सी ये है आर स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से आर, तो क्यू इन की वैल्यू है 2 पाई सी आर स्क्वायर। ये क्यू इन की वैल्यू है, जब हम पुट करेंगे क्यू इन की वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन 2 पाई सी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं इट इज सी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये खास तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जब सी बाई आर टाइप चार्ज वेरी करता है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो हम नहीं कहेंगे, डायरेक्शन तो आपकी रेडियली आउटवर्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बच्चों अंदर के रीजन में। बस यहाँ पर क्या आपको निकालना है, कैसे करना है एग्जाम में, आप सबसे पहले इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन बाई आर स्क्वायर लगाएंगे, और फिर क्यू इन यहाँ पे, ये सब डायग्राम भी आपके मन में बनना शुरू हो जाएगा जैसे आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये वैल्यू निकालनी है, 0 से आर, रो इंटू डी वी, और शेल का जो वॉल्यूम होगा पतले से थिकनेस का 4 पाई आर स्क्वायर डी आर होगा। ओके बच्चों, अब बच्चों अगर हम आउटसाइड निकालें तो आउटसाइड में बहुत ही सिंपल बात है, चलिए आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर में, तो कुछ नहीं करना है, आप खुद सोचिए ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी, तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा इसके अंदर का चार्ज लिखना है, बस क्यू इन पहले ही निकाल के रख लीजिए। तो जब अंदर का चार्ज लिखना है, बट चार्ज तो केवल कैपिटल आर तक ही मौजूद है, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो जब रो इंटू डी वी आप लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो लिमिट सिर्फ 0 से कैपिटल आर तक ले जाएंगे, 0 से कैपिटल आर, आप 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब ये वाला चार्ज भी आपने शामिल कर लिया, पर यहाँ तो चार्ज ही मौजूद नहीं है, हमें गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज चाहिए होता है। तो गॉसियन सरफेस अगर स्फीयर से बड़ी है तो चार्ज तो केवल स्फीयर तक ही मौजूद है, तो आगे का चार्ज नहीं लेंगे। ओके, तो बस सिंपल बेटा इसकी वैल्यू अगर आप रो का फंक्शन फिर से रख देंगे, तो देखिए यहाँ सॉल्व करते वक्त जब लिमिट लगाएंगे तो 0 से कैपिटल आर आएगा, तो 2 पाई सी कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, रख के सॉल्व करके देख सकते हो, तो 2 पाई सी कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ये क्यू इन आ जाएगा, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ रही है सी आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। या जो भी टोटल चार्ज आएगा यही क्यू टोटल होगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आप लिख सकते हो। मतलब बाहर की फील्ड तो हमेशा वैसी होगी जैसी एक पॉइंट चार्ज की होती है, बस क्यू की वैल्यू आपको लिखनी होगी के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए के है, ये टोटल क्यू है, डिवाइड बाई ये पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिखा है बेटा, सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, आर के साथ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और फिर ये हाइपरबोलिकली वेरी कर रही है, ये c/2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है बेटा, ओके। तो इस तरह से आप नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से के क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर निकालेंगे, और क्यू इन कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं क्या करेंगे, एक सेल लेंगे dr थिकनेस का, आर मोटाई का, उसमें एक चार्ज निकाल के उसे इंटीग्रेट कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा जब अंदर फील्ड लिख रहे होंगे तो 0 से स्मॉल r इंटीग्रेट करेंगे, बट अगर बाहर फील्ड लिख रहे हैं तो 0 से जो है कैपिटल R तक जाएंगे, चूंकि स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R पे, लेकिन चार्ज हमारा केवल कैपिटल R तक मौजूद होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें अगर हम चाहें तो पोटेंशियल का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। पोटेंशियल का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होता है, पोटेंशियल का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे पोटेंशियल आउटसाइड बताना है बेटा, तो देखो अगर मैं बाहर की फील्ड को देख बताऊं तो बाहर की फील्ड ई आउट क्या है, हमेशा आएगी के क्यू टोटल, है ना। जो भी टोटल चार्ज आएगा, अब इसमें 2 पाई सी कैपिटल आर स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज वाली फील्ड आएगी। तो पोटेंशियल हमेशा बाहर का के क्यू टोटल बाई आर आएगा, कुछ सोचना ही नहीं जब भी स्फेरिकल सिमेट्री है। तो के 2 पाई सी आर स्क्वायर यहाँ पे चार्ज आया था डिवाइड बाई आर, ये बाहर का पोटेंशियल होगा, कुछ मत सोचो। अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर जो फील्ड है वो ऐसे रेडियली है, और फील्ड की जो वैल्यू है अंदर की वो c/2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से इनफाइनाइट, अगर अंदर मान लो ये स्मॉल r डिस्टेंस है, स्मॉल r डिस्टेंस, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस r, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वर्क डन होगा वो तो सिंपल हो जाएगा कितना, के क्यू टोटल डिवाइड बाई r। फिर यहाँ से यहाँ जो हमें एक्सटर्नल वर्क डन, फील्ड इधर है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो सिंपल फोर्स हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी E इंटू डी हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, ई डी कॉस थीटा, तो फील्ड के अपोजिट आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाएगा, c/2 एप्सिलॉन नॉट r माइनस r, इतना और बढ़ जाएगा। ये पोटेंशियल होगा बेटा एज ए फंक्शन ऑफ r, ये इनसाइड पोटेंशियल है, इनसाइड r लेस देन r पे ये पोटेंशियल आएगा। तो ये इनफाइनाइट से सरफेस तक आने का वर्क डन है। चाहो तो के टोटल की वैल्यू रख दो, तो ये 2k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई सी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस c/2 एप्सिलॉन नॉट r माइनस r। तो इस तरह से आप किसी भी इनर पॉइंट पे या बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि कम से कम कितनी लाइन में आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। एक सवाल करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया जाए और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का जो फंक्शन है वो आपको दे दिया गया c इंटू आर। सी एक कांस्टेंट है और इंटू आर, या सपोज चलिए सी आर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताना है कि ये रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाले पॉइंट पे बताना है। तो सबसे पहले इनसाइड अगर बताना है तो बिल्कुल एग्जाम में अगर आप बैठे हैं तो आप के क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर लिख लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। बल्कि ये भी मन में रहने दीजिए आप। क्यू इन कहाँ से निकालेंगे, सीधे शुरू करिए, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर। बेटर है अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो रो का फंक्शन इसी स्टेप में लिख लेंगे। तो सी इंटू आर, तो 4 पाई सी आर क्यूब डी आर, 0 से स्मॉल आर जाएगा तो क्यू इन की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई सी आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4, तो पाई सी आर की पावर 4। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनसाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन है पाई सी आर की पावर 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, सी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो जो ग्राफ बनेगा आर तक ये पैराबोलिक ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। ठीक, अब अगर आउटसाइड लिखना है, आउटसाइड तो वो तो सिंपल पॉइंट चार्ज भी आएगी, बस टोटल पॉइंट चार्ज आपको लिखना होगा।
तो जो आउटसाइड में जो क्यू इन आएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो बनेगा वो बाहर ऐसा ऐसा बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्यू इन जो आएगा बस 0 से कैपिटल आर जाएगा, रो इंटू 4πr² dr। तो बस इसमें कैपिटल आर आ जाएगा लिमिट में, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो इट इज़ πcr⁴। यही तुम्हारा क्यू टोटल होगा बेटा स्फीयर का चार्ज। क्योंकि इसमें 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट नहीं करते, क्योंकि चार्ज है ही नहीं। चाहिए तो गॉसियन सरफेस की रेडियस तो स्मॉल आर ही रहेगी, लेकिन चार्ज तो मौजूद ही नहीं है ना कैपिटल आर के बाद, इसलिए चार्ज की लिमिट तो 0 से कैपिटल आर ही जाएगी हमेशा। तो ये आ जाएगा के क्यू टोटल, जो भी क्यू टोटल की ये वैल्यू निकलेगी वो पुट कर सकते हो, डिवाइड बाय r²। इस तरह से मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि बाहर फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर तो बस के क्यू बाई r² होगा, क्यू इज़ द टोटल चार्ज। तो ये हाइपरबोलिकली वेरी करेगी, तो पैराबोला कोसे के बाद हाइपरबोला बनेगा, तो ये एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट आएगा E वर्सेस R में। तो इस तरह से बच्चों आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें जेई में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन बच्चों मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं इसमें। तो बच्चों अब हम एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इन द स्फीयर। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है किसी जनरल पॉइंट पे, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो बच्चों एक सॉलिड स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, उसमें से एक स्फेरिकल कैविटी निकाल दी है, पर ये जो स्फीयर का सेंटर है ये C है, C1 कह देता हूँ मैं इसे C1, और जो कैविटी का सेंटर है C2 है, वो कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक वाला बात हम कर चुके थे। तो अगर कॉन्सेंट्रिक नहीं है तो इस कैविटी के अंदर किसी जनरल पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। तो मैंने हमेशा डिस्कस किया है, जब भी कैविटी वाला कोई क्वेश्चन होता है तो आप ये सोचो इसका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। तो एक अगर कंप्लीट सॉलिड स्फीयर ले लें, जिसमें रो चार्ज डेंसिटी, सेम चार्ज डेंसिटी का चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, रो चार्ज डेंसिटी का, इसमें से माइनस कर दें ये वाली जो हमने जो रिमूव किया है। तो अगर इसकी वजह से किसी पॉइंट पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, अगर इन दोनों के इसमें से ये पार्ट रिमूव करने से हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसका वेक्टर E2 है और इसका वेक्टर E1 है, इसका E2 है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं E1 माइनस E2, है ना, क्योंकि इसमें से ये हटा के ये मिला है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर घटा के हमें ये मिलेगा। सिमिलरली पोटेंशियल लिख सकते हैं V1 माइनस V2। या बच्चों आप ऐसे भी सिंपल कुछ लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को ले लूँ रो और इसको प्लस कर लूँ, लेकिन यहाँ माइनस रो ले लूँ, तो यहाँ जब प्लस कर दोगे बीच में और यहाँ माइनस रो कर दोगे, तो ये उस सिचुएशन में इस प्लस को इस माइनस से जब जोड़ोगे तो इतना रीजन न्यूट्रल मिलेगा। तो अगर इसकी E1 होगी, इसकी E2 होगी, तो E1 प्लस E2 होगा, बट चूंकि ये माइनस चार्ज होगा तो उस केस में E2 भले ही E1 प्लस E2 लिखोगे पर E2 की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी रिलेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली बच्चों दोनों का सब्ट्रैक्शन ही होना है। तो मैं उस तरीके से, टिपिकल तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि इस पूरे पॉजिटिव में से इतना पॉजिटिव रिमूव किया है, तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले उस पॉइंट पे लिखूंगा, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें से माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एंड दिस इज बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब बच्चों हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एक सॉलिड स्फीयर अगर है कोई भी पॉइंट, तो r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनर पॉइंट पे, और चूंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड होती है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रो r बाई 3ε0 होगी। वैसे दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, रो r बाई 3ε0 और KQ अपॉन r³ इंटू स्मॉल r, ये भी पढ़ाया था। तो बच्चों अगर मान लो हम दोबारा से डायग्राम को रीड्रॉ करें, अगर हमें मान लो ये बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं और ये कैविटी है और ये पूरा चार्ज है, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है P पॉइंट पे, तो अगर हम इसकी वजह से देखेंगे तो इसके सेंटर से डिस्टेंस r1 अगर है, चूंकि ये अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था बच्चों, ध्यान देना, और ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो पहले बड़े वाले स्फीयर की वजह से निकालेंगे और फिर छोटे वाले की वजह से निकालेंगे, दोनों को घटाएंगे। बड़े वाले स्फीयर के अंदर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E1 होगा वो ये होगा, छोटे वाले के भी अंदर लाई कर रहा है, ठीक है, ये R2 वेक्टर है, ये R2 है, ये R1 है।
तो छोटे वाले की वजह से जो E2 होगा वो इधर होगा, ठीक है। और ये जो वेक्टर हमको दिया गया है इसकी लंबाई a दी गई है, ए वेक्टर मान लेते हैं C1 से C2 की तरह। तो अगर मुझे E वेक्टर निकालना है E1 माइनस E2, तो E1 की वैल्यू होगी रो r डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चूंकि वो बड़े वाले स्फीयर के अंदर है पॉइंट, ठीक है। अभी इस कैविटी को भूल जाओ, बड़े वाले स्फीयर के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस छोटे वाले की वजह से घटा देते हैं, डेंसिटी इसकी भी रो होगी, इस वाले को भी जो रिमूव किया है इसकी भी रो होगी। तो इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r2 है, तो रो r2 डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, r1 माइनस r2 लिखेंगे। और एक ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अगर लगाएं तो आप देख सकते हैं a वेक्टर प्लस r2 वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर, सो a वेक्टर इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी रिटन एज रो a वेक्टर डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट, r1 माइनस r2 को a वेक्टर लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो देख सकते हैं सब कांस्टेंट है, r1 r2 पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो कैविटी के अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। कैविटी के अंदर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, तो इसका मतलब ये बच्चों अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है और ये कैविटी है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, ए वेक्टर के पैरेलल है, बट यहाँ ध्यान रखें रो पॉजिटिव चार्ज है। अगर रो नेगेटिव होगा, जब भी आप वेक्टर में फॉर्मूला लिखते हैं तो चार्ज को साइन के साथ पुट करते हैं, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फॉर्मूला हो, चार्ज साइन के साथ आएगा। तो रो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए के अपोजिट हो जाएगा। तो ए क्या है, स्फीयर के सेंटर से कैविटी के सेंटर को मिलाने वाला ये वेक्टर। तो अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पूरे वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, इस तरह की बच्चों फील्ड लाइंस हो जाएंगी। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन इधर की जगह इधर डायरेक्शन हो जाती है, राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। IIT एडवांस 2015 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा जा सकता है, और ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप, इसका हम एप्लीकेशन कई सारे क्वेश्चंस में आगे करेंगे। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है, स्पेशली नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कराया है जो आपको याद रखना है हमेशा। और इसमें हम कैविटी के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलवा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस जो यूनिफॉर्म फील्ड में वैसे तो माइनस ई डॉट डी आर होता है, पर यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम लोग माइनस ई डी कॉस थीटा लगा लिया करते थे फॉर यूनिफॉर्म फील्ड। और यहाँ पर कैविटी के अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, बस इसकी वैल्यू रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो बहुत ही एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, पेंडुलम का एसएचएम हो सकता है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है कैविटी के अंदर, सिंपल पेंडुलम हो सकता है, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, धन्यवाद।